हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को शुद्ध गति के समीकरण के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो शुद्ध गति के जो समीकरण है वो कितने होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है, और साथ ही इनका जो सत्यापन है वो हम लोग ग्राफिक विधि से किस तरीके से कर सकते हैं। इन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग शुद्ध गति के समीकरण को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, और साथ ही इनका जो सत्यापन है वो हम लोग ग्राफिक विधि से कैसे कर सकते हैं इनके बारे में भी आप लोग जान पाइएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो शुद्ध गति के समीकरण है वो वास्तव में होती क्या है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि जो शुद्ध गति के जो समीकरण है ये वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है किसी सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति का वर्णन कुछ समीकरणों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शुद्ध गति के समीकरण कहा जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कण है वो सरल रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई भी कण या वस्तु अगर वो सरल रेखा में गति करेगा तो उसकी कोई ना कोई एक निश्चित दिशा प्राप्त होगी। यानी कि सरल रेखा करने का मतलब वो सीधी रेखा में क्या कर रहे हैं, वो सीधी रेखा में वो गति कर रहे हैं। जब वो सीधी रेखा में गति कर रहे हैं तो मतलब इसका ये हुआ कि उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कोई एक निश्चित दिशा को पकड़कर वो चल रहा है। और जब दोस्तों वो कोई एक निश्चित दिशा को पकड़कर चल रहा है तो दोस्तों उसकी जो दूरी होगी वो विस्थापन के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कण है वो क्या करता है कि एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील है। एक समान त्वरण करने का मतलब है कि जो वस्तु होती है, जो कण होती है, वो बराबर समय अंतराल में अपने बराबर वेग में क्या करती है, परिवर्तन करती है। यानी कि जब भी कोई कण या वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में अपने वेग में बराबर परिवर्तन करती है तो वस्तु का जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक समान त्वरण से गतिशील कण का जो गति होता है उसके वर्णन करने के लिए जो समीकरण आप लोग अपनाते हैं, जिस समीकरण का आप लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हीं समीकरणों को शुद्ध गति के समीकरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जो शुद्ध गति के जो समीकरण है वो केवल और केवल एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति के लिए ही दोस्तों मान्य है। अगर कोई वस्तु या कण अगर वो असमान त्वरण से गतिशील है तो असमान त्वरण से गतिशील कण की गति का जो वर्णन है ये शुद्ध गति के समीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि एक समान त्वरण से गतिशील कण की गति का वर्णन करने के लिए ही दोस्तों हम लोग गति के समीकरण का प्रयोग करते हैं वही शुद्ध गति के समीकरण कहलाती है। बात करें इनकी संख्या की तो दोस्तों इनकी जो संख्या होती है वो मुख्यतः 3 होती है, जिसे हम लोग कहते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण। गति का जो प्रथम समीकरण है वो होता है दोस्तों v बराबर u प्लस at, जिसे वेग समय समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसका दूसरा समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं गति का द्वितीय समीकरण, तो वो दोस्तों होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे दोस्तों विस्थापन समय समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें तीसरा तो वो होता है दोस्तों जो गति का जो तृतीय समीकरण है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसे कहा जाता है वेग विस्थापन समीकरण, जो कि गति का तृतीय समीकरण है। और इन तीनों समीकरणों को दोस्तों हम लोग ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूव कर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दोस्तों इस ग्राफ पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि इनका जो सत्यापन है वो ग्राफ के माध्यम से ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एगो एक्स अक्ष लिए हैं और एगो वाई अक्ष लिए हैं। और आप सभी को पता है कि एक्स अक्ष पर होती है स्वतंत्र राशि और वाई अक्ष पर होती है परतंत्र राशि। आपके वेग और आपके समय, क्योंकि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो वस्तु का जो एक समान त्वरण है वो कहीं ना कहीं दोस्तों वस्तु के बराबर वेग के परिवर्तन और बराबर समय के अंतराल से संबंधित है। तो जो बराबर जो समय होगा, यानी जो समय होगा वो दोस्तों आपके एक्स अक्ष पर आएगा, क्योंकि समय क्या है, स्वतंत्र राशि। और जो वेग का जो परिवर्तन है, यानी जो वस्तु का वेग है वो आएगा वाई अक्ष पर, क्योंकि यह है परतंत्र राशि, यानी वस्तु का जो वेग है वो डिपेंड करेगा इसके समय पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर लिया है, देखिए ये दोस्तों
मान के चलते हैं कि बिंदु O पर, बिंदु O यानी मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु को हम लोग O से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि बिंदु O पर जब हम बिंदु O से जब हम वस्तु का वेग देखते हैं तो उस समय जो वस्तु का वेग है वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है बिंदु A पर। कहाँ रहता है दोस्तों, बिंदु A पर आता है। यानी जब आप मूल बिंदु से, यानी जब आप शुरू में, यानी जब आप 0 सेकंड पर बोल सकते हैं, जब आप 0 सेकंड पर कण का अगर आप वेग देखते हैं तो उस समय इसका जो वेग होता है वो कहाँ रहता है, वो रहता है बिंदु A पर। अब कितना रहता है ये हमको पता नहीं है, हाँ ये हमको पता है कि वो रहता कहाँ पर है, तो बिंदु A पर, लेकिन कितना रहता है ये हमको पता नहीं है। बस हम 0 सेकंड पर वस्तु का जो वेग है वो देखते हैं कि वो कहाँ रहता है, मूल बिंदु से वो A बिंदु पर रहता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब t समय अंतराल के बाद, यानी t समय बाद, क्योंकि देखिए यहाँ पर O से कहाँ तक लिया गया है, तो t तक। ठीक है, तो फिर t समय के बाद जब हम देख रहे हैं तो वस्तु का जो वेग है वो दोस्तों बढ़ गया है, क्योंकि एक समान त्वरण में वस्तु का जो वेग होता है वो बढ़ता है। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कि वस्तु का वेग बढ़ा है, तो दोस्तों हाँ इस सरल रेखा से, जो आप ये सरल रेखा देख रहे हैं ना, यही सरल रेखा बता रही है कि वस्तु, देखिए मैंने आप लोग बताया था कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का जो दोस्तों ग्राफ होगा वो हमेशा सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरल रेखा प्राप्त हुआ है। अब ये देखेंगे कि ये जो सरल रेखा है वो कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक जाएगी वही वस्तु का अंतिम वेग कहलाएगी। तो देख सकते हैं कि बिंदु A से प्रारंभ होकर जो ये सरल रेखा है वो बिंदु B तक जा रही है। बिंदु B तक कहने का मतलब कि जो वस्तु का जो अंतिम वेग है, यानी जो वस्तु है उसने बिंदु B पर ही क्या किया है, उसने अपना अंतिम वेग प्राप्त किया है। तो ये हमने पता किया कहाँ से, तो हम इस रेखा से प्राप्त कर पाए, यानी इस सरल रेखा से प्राप्त कर पाए। तो फिर क्या करेंगे कि इस बिंदु B को हम लोग इस y अक्ष से प्राप्त कर लो, मतलब y अक्ष से मिला देंगे। जब आप इस बिंदु B को y अक्ष से मिलाओगे तभी क्या होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि बिंदु B पर जो कण का वेग है वो कितना है। ठीक है, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो यह y अक्ष के बिंदु D पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो y अक्ष के बिंदु D पर मिलता है। तो यहीं पर क्या होता है, यही इसी पॉइंट पर क्या होता है, इसी पॉइंट पर आपके कण का जो अंतिम वेग है यानी जो भी है वो दोस्तों प्राप्त होता है। यहीं पर क्या होता है, कण का जो अंतिम वेग है वो दोस्तों प्राप्त होता है, और यहाँ पर कण का क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया कि इसको ऐसे मिला दिया, अब बिंदु B को हमने इससे मिला दिया। बिंदु B को हमने इसलिए मिला दिया क्योंकि इस t समय पर जो वस्तु का अंतिम वेग है वो कितना प्राप्त होता है, बिंदु B पर प्राप्त होता है। ठीक ना, यानी t समय पर जो वस्तु का वेग है वो बिंदु B पर प्राप्त होता है। और 0 सेकंड यानी कि बिंदु O पर बोल सकते हैं जो वस्तु का वेग है वो बिंदु A पर प्राप्त होता है, यहाँ पर बिंदु A पर प्राप्त होता है। ठीक है, इतना हो सकता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सिंपल रूप से कि बिंदु A को C से मिला देते हैं। तो C से कैसे मिलेगा, अनमाना नहीं मिलाएंगे हम लोग, डायरेक्टली क्या करेंगे कि हम लोग ये जो आप B देख रहे हैं ना, B, इस B पर हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु A से लंब डाल देंगे। ये लंब है दोस्तों, लंब डाल देंगे। तो जब लंब डालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें दोस्तों AC लंब मिल जाएगा, जो कि किस पर है, तो वो B पर है। ठीक है, तो ये हम लंब क्यों डालें, आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये लंब क्यों डाला। तो दोस्तों हमने ये जो लंब डाला है वो हमने ढाल प्राप्त करने के लिए डाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वस्तु का जो कण का जो त्वरण होता है वो दोस्तों ढाल से प्राप्त किया जाता है। त्वरण ही नहीं, अगर दोस्तों आपको वेग निकालना हो, विस्थापन निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफीय विधि से उस वस्तु के ढाल से क्या करते हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो त्वरण है यानी कि जो A है वो कौन है, तो A है कौन दोस्तों, AB, पूरा AB हो जाएगा, पूरा AB। तो पूरा AB क्या होगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। तो हमें त्वरण प्राप्त करना है, तो त्वरण जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो दोस्तों वस्तु के ढाल से प्राप्त होगा। तो ढाल कौन होगा, तो ढाल दोस्तों ये है यानी स्लोप, यही है ढाल, एगो AC और एगो हाई वाला BC, यानी BC और AC क्या है, ढाल। और इन्हीं दोनों ढाल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस त्वरण को प्राप्त करेंगे। तो कैसे था आप लोग समझना, जो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखवाया है ना, तो जो मैंने यहाँ पर निरूपित किया है उसको हमने यहाँ पर लिखा है, समझना आप लोग। यहाँ बताया जा रहा है एक सरल रेखा पर एक समान त्वरण A से गतिशील कण का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दर्शाया गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना,
ठीक है, समझ रहे ना कि यहाँ पर बिंदु O से A तक वस्तु का प्रारंभिक वेग है, अब बिंदु O से बिंदु D तक वस्तु का अंतिम वेग है, माने पूरा अंतिम वेग है ना, आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो D है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बिंदु B से, वहाँ से, यानी इसे सरल रेखा से हमने प्राप्त किया है। सारा ग्राफ मैंने पीछे पढ़ाया है, और आप लोग दोस्तों उस वीडियो को देखते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो एक समान त्वरण A से गतिशील कण का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ग्राफ पर बिंदु A तथा बिंदु B क्रमशः O और T समय पर कण के वेग को निरूपित करते हैं, यानी O बिंदु पर जो वस्तु का जो वेग है वो कहाँ पर है, और T समय पर जो वस्तु का वेग है वो कहाँ पर है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि O बिंदु पर यानी मूल बिंदु पर जो वस्तु का जो वेग है वो A पर है, और T समय पर जो वस्तु का अंतिम वेग है वो बिंदु B पर है। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय निरूपण के अनुसार। देखिए OA बराबर U, तो दोस्तों ये क्या है, देखिए इतना जो रेंज है वो है प्रारंभिक वेग का, वस्तु का प्रारंभिक वेग का, तो ये हो जाएगा OA। तो OA बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे U। अब देखिए OD, तो OD बराबर भी लिखा है, तो O से लेकर कहाँ तक D, यानी देखिए हमने यहाँ पर पूरा रेंज लिया, मैंने आप लोग समझाने के लिए। देखिए पूरा रेंज क्या है, ये पूरा रेंज बता रहा है कि O से लेकर D तक वस्तु का अंतिम वेग है। ठीक है, उसके बाद OE यानी कि O से लेकर E तक ये पूरा क्या है, समय बता रहा है कि हाथना समय में, मतलब कि इतना समय में, यानी पूरा इतना समय में वस्तु ने क्या किया है, वस्तु ने अपना अंतिम जो वेग है वो बिंदु B पर प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया हमको पता नहीं है, लेकिन कहाँ प्राप्त किया पता है, कहाँ पर, तो बिंदु B पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, साथ ही B लंब OE, यानी कि हमने बिंदु E पर क्या किया है, B से लंब डाला, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब होगा, ऐसे लंब। क्या है लंब, ढाल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हाई BC हाई AC से क्या होगा, हमारा ढाल मिलेगा इस सरल रेखा के लिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं गति का प्रथम समीकरण जो कि वेग समय समीकरण के रूप में जाना जाता है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसको वेग समय समीकरण क्यों बोलेंगे। देखिए वेग समय क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों त्वरण जो होता है, त्वरण वो किससे संबंधित होता है, देखिए गति का जो प्रथम समीकरण है वो त्वरण से संबंधित है, और हम लोग ये देखेंगे कि जो त्वरण है वो किससे संबंधित है, तो त्वरण संबंधित है वेग और समय से, इसीलिए हम लोग गति का जो प्रथम समीकरण है उसे वेग समय समीकरण के रूप में जानते हैं, भूलने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गतिशील कण का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल से प्राप्त होता है। तो ढाल सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कहाँ पर, ढाल चाहिए त्वरण तो देखना है ढाल। तो देखिए इस ग्राफ में आपका ढाल कौन मिलेगा भाई, तो हाई एगो हो जाएगा AC, हाई एगो हो जाएगा BC, यानी BC और AC ढाल की सहायता से हमारा त्वरण मिलेगा। तो देखिएगा कैसे लिखेगा, चूंकि ग्राफीय निरूपण से यहाँ पर है ग्राफ, तो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखिए हाई ना है सरल रेखा AB, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर क्या हो सकता है, बताइए, AB बराबर डायरेक्टली AB बराबर, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है भाई, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय, यही होता है ना, वेग में परिवर्तन बटा में कितना होता है, समय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले AB लिख लेंगे, और उसके बाद देखिए E जो हमें, अगर यहाँ पर दोस्तों हमको BC प्राप्त करना है, ये BC प्राप्त करना है, BC, तो BC कैसे प्राप्त होगा, पहले देखो हाई पूरा BC कैसे प्राप्त होगा, हाई हमको चाहिए B से लेकर कहाँ तक, हाई BC चाहिए हमको BC, तो BC कैसे प्राप्त होगा, डायरेक्टली ऐसे लिखो ना, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली लिखेंगे BC बटा कहाँ से, AC, BC बटा AC। ठीक है, BC बटा AC। उसके बाद आप लोग ध्यान देना मेरी बातों पर, फिर उसके बाद हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर देखिए अब BC कैसे प्राप्त होगा, ये पूरा जो BC होगा कैसे प्राप्त होगा, अगर दोस्तों पूरा BE में से अगर CE को घटा दें तो हमें BC प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपका BE बराबर B से लेकर E तक क्या है, BC हाई था ना, BC प्लस CE है, CE है, हमारा है जब BC चाहिए तो BC कैसे प्राप्त होगा, तो BE हाई प्लस इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा CE बराबर BC, तो BC के स्थान पर कौन होगा, B माइनस CE। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं BE माइनस हो जाएगा CE बटा में दोस्तों, अब देखिए AC है, AC
है ये ना है ए से कहाँ तक सी, तो ई सेम टू सेम आप लोग क्या करिए, इसको रहने दीजिए यहीं पर ऐसे ए सी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों बराबर डालकर, आप लोग समझते रहिएगा। यहाँ पर ए बी दे रहे हैं, ए बी, और यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी बराबर, देखिए बी ई, बी हमने लिया है ना, तो बी कहाँ पर, देखिए तो ये जो बी है वो क्या ओ डी के बराबर हो सकता है, ओ डी के, जो बी आप देख रहे हैं वो ओ डी के बराबर हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ ई बी डी आयत हैं, और आप सभी जानते हैं कि आयत की समभुज भुजाएं बराबर होती है, तो आपका बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ओ ई के, और आपका बी बराबर हो जाएगा किसके, तो ओ डी के, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बी के स्थान पर, बी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ओ डी को, ओ डी माइनस सी, देखो सी ई है ना, सी ई तो है आयत है, देखो ओ ए सी ई भी आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी के बराबर क्या करेंगे, ओ ए को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ओनली फॉर लिखेंगे ओ ए आप बटा, उसके बाद देखिएगा ए सी है तो ए सी, तो अब देखिए है जब ओ ए सी ई आयत है तो इसके सामने का भुजा कौन होगा, ओ ई, हाई वाला ओ से लेकर कहाँ तक ई, तो ओ ई किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, तो ए सी के स्थान पर आएगा ओ ई, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ओ ई लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग मान को देखेंगे यहाँ पर ए बी, तो देखिए ए बी कहाँ है, पूरा जो ए बी है वो हमारा तोरण है ना, ये क्या लिखे हैं ए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए बराबर ओ डी, देखो ओ डी, तो ओ डी देखिए क्या है यहाँ पर है ना, ओ डी बराबर भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं ओ डी बराबर भी माइनस ओ ए, तो देखिए ओ ए बराबर क्या है, यू, यू है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यू बटा में ओ ई, तो देखिए ओ ई, तो ओ ई क्या है जा, ओ ई बराबर टी है, तो नीचे लिख देंगे टी, ठीक। उसके बाद क्या करिए आप लोग कि टी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा ए टी बराबर भी माइनस यू, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे यू और यहाँ पर कर देंगे भी, ठीक ना, माइनस यू का होगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। तो ये आपका हो गया गति का प्रथम समीकरण, ये आपका सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जो गति का द्वितीय समीकरण है ना उस पर, तो आप लोग क्या कीजिए तब तक इसको उतार दीजिए, मैं गति का जो द्वितीय समीकरण है उसे लेकर आप लोग को प्रूफ करवाता हूं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण पर, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोग को जैसा कि बताया कि जो गति का द्वितीय समीकरण है वो विस्थापन समय समीकरण के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों दूरी से संबंधित है। तो जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो इसकी दूरी जो होगी वो विस्थापन से जानी जाएगी, क्योंकि इसकी दूरी में एक निश्चित दिशा मिल रही है, इसीलिए इसकी दूरी विस्थापन के रूप में जानी जाएगी। तो दोस्तों जब इसकी दूरी विस्थापन के रूप में जानी जाएगी तो ये दोस्तों संबंधित होगा विस्थापन समय समीकरण से, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सत्यापन करेंगे तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आप वेग समय ग्राफ निकाल रहे हैं या चाल समय ग्राफ निकाल रहे हैं या दोस्तों अगर आप त्वरण समय ग्राफ निकाल रहे हैं, तो दोस्तों अगर उसका अगर आपको विस्थापन चाहिए तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो सरल रेखा और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है उसे दोस्तों निकालना पड़ता है। अगर आप उसके क्षेत्रफल को निकाल देते हैं तो उसका जो परिमाण होता है वही दोस्तों आपके विस्थापन या फिर बोल सकते हैं दूरी का परिमाण दोस्तों बताता है, या निकल कर वो आता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए है ना सरल रेखा ए बी सरल रेखा है, और है ना समय अक्ष कौन, तो ओ ई, तो समय अक्ष ओ ई और सरल रेखा ए बी के बीच का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र, जैसे कि बीच का क्षेत्र कौन होगा, तो पूरा ही क्षेत्र, पूरा जितना भी आप क्षेत्र देख रहे हैं बीच का ये सारा पूरा मतलब कि सरल रेखा ए बी और ये समय अक्ष ओ ई के बीच का पूरा जो क्षेत्र देखें, अगर आप इस पूरा क्षेत्र का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लोगे तो दोस्तों समझिए कि आपका जो विस्थापन है वो भी निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि सरल रेखा और समय अक्ष के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्षेत्रफल ये निकलेगा कैसे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर में, इस आकृति में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ओ ए बी ई एक चतुर्भुज दिखाई देगा। ध्यान से देखिए ओ ए बी ई
क्या दिखाई देगा, तो चतुर्भुज दिखाई देगा। अब आपको ये देखना है कि जो ये चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है, क्योंकि अगर आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है तो उस चतुर्भुज के गुण पर विचार करना पड़ेगा, तभी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चतुर्भुज पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये जो चतुर्भुज है वो समलंब है। काहे समलंब है, क्योंकि OA हाई BE ये दोनों भुजाएं यानी कि समूह भुजाओं का जो एक युग्म है वो समानांतर है, लेकिन AB और जो OE आप देख रहे हैं ये दोस्तों जो आप दूसरा युग्म देख रहे हैं ये असमानांतर है। तो आप जानते होंगे कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं में से कोई भी अगर एक युग्म समानांतर होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग समलंब। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसके समूह भुजाओं के दोनों युग्मों में से एक युग्म तो समानांतर नहीं है, लेकिन जो एक युग्म है वो समानांतर है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो चतुर्भुज है आपका वो समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, यानी कि एस बराबर ऐसे, एस बराबर क्या हो सकता है, तो एस बराबर हो सकता है समलंब, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज OABE, समझ रहे ना, OABE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए आप समझना कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और उसके बाद समानांतर भुजाओं का योग। लिख कर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। समानांतर भुजाओं का योग गुणा होता है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो अब देखिए समानांतर भुजा कौन कौन है, तो समानांतर भुजा एगो OA है और एगो BE है ना, OA अब BE। तो लिखेंगे OA अब प्लस हो जाएगा BA। ठीक है, गुना उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों हाई OA और हाई BE इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कौन है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि OA और BE इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो है AC। कौन है, AC। क्योंकि आपको पता होगा कि जो समानांतर जो रेखाएं होते हैं या जो भुजाएं होते हैं उनके बीच की दूरी नियत होती है। वो बिल्कुल भी देखिए आप यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, इनकी जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है वो बदलती नहीं है। तो हम यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो ले लेते हैं कौन, तो AC। तो यहाँ पर ले लेते हैं AC। ठीक, लो हमने ले लिया AC। हो सकता है आगे ना दिखे तो आप लोग यहाँ पर दिखना, यहाँ पर देखना दोस्तों, तो हो जाएगा 1/2 गुना। अब देखो OA, तो OA का है, देखिए OA है U है ना, OA U। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग U। ठीक है, अब प्लस B कितना है, देखिए BE नहीं दिया है B, तो इसमें देखो दोस्तों BA। तो जो B होगा वो किसके बराबर होगा, तो B बराबर होगा OD के, क्योंकि OEBD ये क्या है, ये दोस्तों आपका एक तरीके से बोल सकते हैं वर्ग या फिर आयत है ना, एक वर्ग आयत हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से मान लो कि आयत ही है, तो आपका B बराबर हो जाएगा किसके, तो OD के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर OD लिख सकते हैं। सबसे पहले OA लिखो ना, पूरा पहले चेंज कर दो, तब OA प्लस हो जाएगा OD मल्टीप्लाई AC। तो देखिए जो AC होगा वो किसके बराबर होगा, OE के, क्योंकि OAC भी क्या है, एक आयत है। तो हम लोग AC की जगह आप लिख देंगे OE को, तो यहाँ पर हो जाएगा OE। अब आप मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 गुना OA का मान कितना था, तो U था, तो यहाँ पर लिख लेंगे U प्लस OD का मान कितना था, तो V था, तो यहाँ पर लिख लेंगे V गुना OE कितना है भाई, OE तो पूरा T है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग T। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके आगे बढ़ना है, तो इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, तो समझना 1/2 गुना यहाँ पर लिख लेंगे U प्लस ये जो भी है ना, इस भी को हमको चेंज करना है, मतलब इस भी को हटा देना है। ठीक है, तो भी कैसे हटेगा, देखिए अभी आप लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया था गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT। तो इस V के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, U प्लस AT रख देंगे इसके स्थान पर, तो हो जाएगा U
आ प्लस ए टी आ गुना टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर v के स्थान पर कैसे लाया है u प्लस ए टी, तो लिख देना चूंकि v बराबर u प्लस ए टी से। ठीक है, ऐसे साइड में आप लोग दिखा देना। तो फिर बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आगुना u को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, u को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2ut। हमने t को क्या किया, u को ऐड करके 2u को हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 2ut। ये u है, आप लोग को अगर a लगेगा तो देख लीजिए u हमने यहाँ पर लिखा है। आप प्लस, अब देखो यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए, हाँ 80 को t से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 80 का होल स्क्वायर। फिर बराबर में नीचे, तो अब क्या करेंगे 1/2 को सबसे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आगुना 2ut आ प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। तो देखो हाई जवान 2 हाई जवान 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका रह जाएगा असही। तो हो सकता है नीचे जगह नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो लिख सकते हैं तो इस तरीके से एस बराबर, यानी कि हाई ए से बराबर सब चल रहे हैं ना, यानी कि विस्थापन बराबर, तो लिख सकते हैं एस बराबर यानी दूरी बराबर कितना आया भाई, देखो हाई 2 कैंसिल हो गया था, बचा यू टी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यू टी आ प्लस कितना है 1/2 ए टी स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपके गति का जो द्वितीय समीकरण है वो भी प्रूव्ड हो चुका। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गति का जो तृतीय समीकरण है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s इस पर। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका जो होगा वो सिंपली रूप से क्या होगा, ये भी दोस्तों आपके इसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से मैंने आप लोग को इस वाले को निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाकर फिर जो गति के तृतीय समीकरण है उसे लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने जो गति का द्वितीय समीकरण था उसको दोस्तों जिस प्रकार से हम लोगों ने निकाला था समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर गति का जो तृतीय समीकरण है उसको भी हम लोग ठीक वैसे ही निकालेंगे। सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है, अतः समय अंतराल टी में कण का विस्थापन सेम वही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो टाइम निकाला था वेग समय ग्राफ, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो वेग विस्थापन, ठीक ना, यहाँ पर हो सकता है वेग आप फिर हो जाएगा विस्थापन यानी कि दूरी, तो हमें क्या होगा दूरी से ही निकलेगा। वेग विस्थापन ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। तो सारा कुछ वैसे ही होगा। आप लोग ने यहाँ तक सब समझा है, यहाँ तक भी आप लोगों ने समझा है, सारा समझा है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो काम करना है यहीं से करना है। तो कैसे थे आप लोग समझना, देखिए आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण का नाम वो कौन है, वेग विस्थापन समीकरण। तो वेग विस्थापन समीकरण में बिल्कुल भी समय का काम नहीं है, यानी इसमें बिल्कुल भी समय नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर u अभी चलेगा क्योंकि u और v दोनों वेग है, लेकिन जो t है वो नहीं चलेगा क्योंकि t जो है वो समय को बता रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि जो t है वो हट जाए। तो t को दोस्तों हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गति का जो प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे तो आप लोग समझना, सिंपली रूप से क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे u प्लस v t के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो देखना सबसे पहले t के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इधर साइड में हम लिख देंगे चूंकि t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए करके देख लीजिए, है ना। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, तो t इधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा में a। अब क्या करेंगे कि t के स्थान पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर v माइनस यू बटा में हो जाएगा यहाँ पर a। ठीक, अब फिर बराबर में हो जाएगा 1/2 गुना, इसको ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू आई इंटू वी माइनस यू बटा में हो जाएगा कितना, तो दू। ठीक है, दू नहीं है ए है, तो आप लोग यहाँ पर केवल ए लिख देना। ठीक है, अब आगे देखिएगा कैसे करेंगे, तो 1/2 तो v प्लस यू अब v माइनस यू क्या हो सकता है यहाँ पर, तो सिंपली रूप से ये हो सकता है इस तरीके से,
हो सकता है भी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर बटा में हो जाएगा कितना, तो ए। तो अब ई कहाँ से आ गया भाई, तो ई देखो ई कहाँ से आ गया, तो लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, जानते होंगे इस सर्वसम कैसे क्या किए हैं हमने, भी प्लस यू और भी माइनस यू के स्थान पर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग पूरा क्या करेंगे, नीचे वह गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, नीचे हो सकता है नहीं दिखाई दे आप लोग को, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ये एस है, नीचे एस है, यहाँ पर एस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। चाहे एक स्टेप और लेके चलते हैं, हो सकता है अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो। देखिए एस बराबर, तो इसको दोस्तों लिख लेंगे हम लोग भी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर अतः यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2as बराबर भी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, लाना कहते हैं तो भी स्क्वायर, तो हो जाएगा भी ए स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा आपको यहाँ पर यू ए स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से आपके गति का जो तृतीय समीकरण है वो भी आपके ग्राफीय विधि से बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ हो चुका। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को दोस्तों प्रूफ करके बताया है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में मैंने आप लोगों को बताया कि शुद्ध गति के समीकरण क्या होती है, ये कितने होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, और साथ ही जो शुद्ध गति के जो समीकरण है उनको हम लोग ग्राफीय विधि के माध्यम से कैसे सत्यापन करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से परिचित कराया है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ जाना है, तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों की शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।